आखिरकार पुलिस ने सूरज को तोड़ लिया और वो सरकारी गवाह बन गया। लेकिन यह संदेह अब भी बना हुआ था कि सूरज पर कितना भरोसा किया जा सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो कोई नई चाल चल रहा था। चल अब बोल, कितने बच्चों को किडनैप किया? यही कुछ 40 के आसपास। क्यों किडनैप किया? काम के लिए साहब, पॉकेट मारने का, चेन खींचने का। क्या है ना साहब, पब्लिक में किसी को समझ में भी आया ना तो बच्चे को देख के कोई जल्दी शक नहीं करता है। इसके साथ क्या किया? इसको तो मार दिया साहब उन लोगों ने। ये पहला बच्चा था जिसको मारा था, राजा। उन लोगों ने मारा और मैंने इसकी बॉडी रास्ते से दूर खड़ी रिक्शा में फेंकी थी साहब। कहाँ हुआ था ये सब? कोल्हापुर स्टैंड के उधर। कब की बात है? 1991 का मार्च महीना था सर। हेलो, सर, सरकारी गवाह बन के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोल्हापुर पुलिस को एसटी स्टैंड के पास किसी बच्चे की लाश नहीं मिली थी। बोल। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। कमल, एक मिनट। तूने बोला कि कोल्हापुर के एसटी स्टैंड में उन्होंने बच्चे को मारा और तू लाश लेके आगे गया। हाँ साहब। कितनी दूर गया था? यही 15-20 मिनट चला होगा साहब। कमल, हो सकता है कि ये एसटी स्टैंड के पुलिस स्टेशन की हद से बाहर चला गया हो। जरा आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछ के देखो। हो सर, हाथ होता। और कितने बच्चों को मारा? बोल, चल बोल फटाफट, टाइम नहीं है, बोल। 20-22। 20-22? सूरज को सरकारी गवाह बना लिया गया था, लेकिन पुलिस की उस पर विश्वास की नींव अब भी कमजोर थी, क्योंकि विश्वास करना मुश्किल था कि रुक्मिणी और उसकी 2 बेटियों ने 40 बच्चों को अकेले अगवा किया। और सवाल यह भी था कि उन 40 बच्चों के साथ क्या हुआ। क्या वो सारे के सारे मौत के घाट उतारे जा चुके थे, या सूरज पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था, या फिर सच अपने सबसे भयानक रूप में सामने आने वाला था। और इस विकराल परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इस केस की तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिसर को नियुक्त किया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कोल्हापुर पुलिस ने पहले बच्चे का मर्डर कंफर्म कर दिया है और उसकी डिटेल्स भी हमें भेज दी हैं। सर, ये उन 60 बच्चों की फोटोग्राफ्स हैं जो 1991 से 96 के बीच मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर, नासिक, इन जगहों से उठाए गए थे। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इनमें से कौन कौन से बच्चे इन्होंने उठाए थे। हालांकि इंक्वायरी से पता चला कि ये जो है बच्चा, इसका नाम है राजा। इसे कोल्हापुर के किसी भिखारी के पास से उठाया गया था। हालांकि इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट अभी तक दर्ज नहीं हुई। ज्यादातर बच्चे इन्होंने मंदिरों और मेलों में से उठाए हैं। सर, ये रुक्मिणी है, इनकी हेड। रुक्मिणी की 2 बेटियां हैं, रंजना और सपना। रंजना रुक्मिणी के पहले पति ट्रक ड्राइवर की बेटी है और रंजना का हस्बैंड है सूरज, जो कि हमारा स्टेट विटनेस है। सूरज की ही गाड़ी में ये लोग एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे और बच्चों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम भी सूरज ही करता था। दूसरी बेटी सपना, जो कि किरण भोयर की बेटी है। किरण भोयर पहले आर्मी में था, उसने बाद में रुक्मिणी को तलाक दे दिया और सुषमा से शादी कर ली और इनकी शादी से ये 2 बेटियां हुई, मेधा और देवकी। हमारे लिए केस तब शुरू हुआ जब सपना और रंजना ने मेधा का अपहरण किया और 4 महीने बाद देवकी का अपहरण करने की कोशिश की। मेधा की किडनैपिंग करने का क्या कारण हो सकता है? मेधा को तो बदला लेने के लिए उठाए थे सब। ये रुक्मिणी आई, रंजना और सपना, इनका मेन काम तो पॉकेट मारने का है और वो गोल्ड चेन खींचने का। मेधा को अगर बदला लेने के लिए उठाए तो बाकी बच्चों की उठाए? साहब, वो क्या है, एक औरत जब बच्चे को लेके चलती है ना गोद में, तो किसी भी आदमी को शक नहीं होता कि अपना पॉकेट उसने मारा होगा। और इसीलिए सबसे पहले वो राजा को उठाए थे सब। कहां से उठाए?
वो शिरडी का रास्ता है ना साहब, वहीं शिरडी के पास में कहीं से। लेकिन उस वक्त मैं नहीं था उधर साहब। जब मैं वापस आया ना तब इन्होंने ही मेरे को बताया था कि शिरडी में किसी भिखारन का बच्चा उठाया करके। माई मैं कुछ पैसा देना माई, मेरा बच्चा बहुत भूखा है माई, देखना 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैं, कुछ देना। अरे इतनी हट्टी कट्टी है, तू भीख मांग रही है? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? बच्चों को भूखा मारेगी तू? बच्चा बड़ा होएगा तो क्या बोलेगी तू? मैं तो काम करना चाहती हूँ माई, लेकिन मेरे को कोई काम ही नहीं देता है, तो मैं क्या करूँ? अरे वो शेठ को झाड़ू पोते के लिए बाई चाहिए थी ना? हो आई। ए तू इसके साथ जा, तुझे काम मिलेगा। चल हाँ! बच्चे को मत लेके जा, वो शेठ को बच्चे का चिल्लाने का रोने की बहुत चिढ़ है। ऐसा ना हो तुझे काम ना मिले, एक बार काम मिले ना तो कुछ वांदा नहीं है। पर इसको कहाँ छोड़ो? हम है ना हमारे पास। तुम लोगों के पास? अरे हम लोग है ना, और ये आ रही ना तेरे साथ। हाँ। जा तू चिंता मत कर, हम संभालेंगे। हाँ चल। हाँ मैं इसका ध्यान रखो। हाँ हाँ बाबू ध्यान रखो मैं। हाँ हाँ। ये पूना में राजा करीब 1 साल भर इनके पास था। उसी को गोद में लेके ये लोग पॉकेट मारते थे साहब। चेन चेन चेन, चोर चोर चोर, अरे चेन चुराई, पुलिस को बुला। अरे छोड़ छोड़ो। अरे चेन चुराई मेरी गले की, पुलिस को बुला पहले। कहाँ छोड़ू मैं? राजा की वहाँ मौत हो गई और तूने उसे रिक्शा में डाल दिया। अरे नहीं साहब, राजा उस वक्त मारा नहीं था, सिर्फ सर फटा था उसका। हाँ थोड़ा खून बह गया था, पर उसके बाद इन लोगों ने उस आदमी को धमकी दिया ना साहब, तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। 2000 रुपये निकल के दिया, निकल गया उधर से। 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 3000 ये और ये 2000 रुपया उस आदमी से झटका, वो टोटल हुआ 5000 रुपया। नहीं भारी, आप लोगों ने तो अच्छा हाथ मारा है आज। उसके बाद साहब हम राजा को लेके पीछे की तरफ चले गए। वहाँ पे रुक्मिणी आए को एक खंबा दिखा। हो गया? हाँ हो गया। चल बड़ा पौधा। हाँ देना, भूख लगी बहुत तेज। तो आपने इसके बयान को क्रॉस चेक किया कि सच बोल रहा है? यस सर, एक आदमी को रिक्शे में बच्चे की लाश दिखी थी। कोल्हापुर पुलिस ने पंचनामा किया, हमें ये फोटो भेजी। सर ये पहला नहीं है, इसके बाद भी उन औरतों ने कई किडनैप किए। पहले हम ये देखते हैं कि इन 3 औरतों में से कौन कौन अपना गुनाह कबूल करता है, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। खोटा बोलता है तो कुतरा, राजा को मारा और इल्जाम हम पे लगा रहा है। देख कितना कमीना निकला तेरा आदमी। साहब हम लोग औरतें हैं, हमारे भी बच्चे, हम किसी का बच्चा को कैसे मार सकते हैं? हाँ साहब, चाहिए तो आप हमारे बच्चों से पूछ लो साहब, हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं साहब। बकवास बंद कर। इससे पहले इतने सारे बच्चों को अगवा किया, तब कहाँ था तुम्हारा प्यार? हमने नहीं साहब, वो सूरज उन बच्चों को उठा के लाता था और बोलता था कि रास्ते पे रोते हुए मिला। हम तो उन बच्चों को संभालते थे, उनको खाना पीना भी देते थे और गोद में उठा के लोगों के पर्स चेन मारते थे, है ना? अरे वो तो हमारा धंधा है, इसके लिए सजा है तो दे दो, लेकिन वो बच्चा उठाना मारना ये हम सब नहीं करते। हाँ साहब, हम लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं साहब, हमने ना ही किसी बच्चे को उठाया है और ना ही किसी बच्चे को मारा है। उस कमीने ने मारा होगा उसको। हाँ साहब, सूरज नहीं मारा उसको, उसी ने मारा है, उसी ने मारा है साहब। हाँ पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि ये तीनों औरतें झूठ बोल रही हैं, क्योंकि राजा को अगवा करते वक्त सूरज साथ में नहीं था और सूरज इसका सबूत पुलिस को दे चुका था। राजा की दर्दनाक मौत सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे अनगिनत असहनीय वहशी दरिंदगी की कहानियां सामने आनी बाकी थी। सूरज के बयान के मुताबिक इन तीनों ने 20 से भी ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा था। शिरडी पुलिस ने इन्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और सजा भी हुई, लेकिन चूंकि राजा की मां ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी, इसलिए पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि एक मासूम के कत्ल का भी था। फरवरी 1991 में ये तीनों सजा काट कर बाहर आई और आते ही इन्होंने बच्चों को अगवा करने की कई कोशिशें की, लेकिन इन्हें कामयाबी दिसंबर 1991 में मिली जब इन्होंने मुंबई के थाने से नितिन को अगवा किया और एक और मासूम की जिंदगी दांव पर लग गई।
बच्चा क्यों रो रहा है? लाइए, मुझे दीजिए। लाइए, आजा बेटा, आजा मेरे पास, आजा आजा। नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा। नो 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 नो। देखा, चुप हो गया। मेरे गोद में आते ही बच्चे चुप हो जाते हैं, नहीं रोते। भूखा तो नहीं है ये? इसको भूख ही लगी, कुछ खाया नहीं है इसने। अरे क्यों नहीं खाया? आप इसको दूध पिलाओ ना। मेरे पास दूध के लिए भी पैसे नहीं है। अरे ऐसे कैसे? बच्चे को भूखा मारोगी क्या? 2 मिनट रुको, मैं दूध पिलवाती हूँ उसको। सपना, सपना इधर आओ। हाँ सपना, इनको पैसे दो और आप पैसे लीजिए, जाके दूध लेके आइए। वो देखिए, वहाँ एक दूध की दुकान है, जाइए बच्चे के लिए दूध लेके आइए। मैं अब भी आई। हाँ ले आइए। उस बच्चे को कब मारा और कहाँ मारा? वो तो मेरे को मालूम नहीं साहब। उस वक्त मैं मेरे काका के मौत पे गांव में था। हाँ, पर वो बच्चा 3-4 महीने तक तो इनके साथ रहा होगा। जब मैं वापस आया ना, तब मैंने पूछा था। रुक्मिणी आई, बोली कि वो बीमार रहता था ना, इसके लिए उसको नासिक के कुंभ मेले में छोड़ के आई है। वो बोली कि तू बच्चे उठा के लाता था, तू बोल रहा है कि वो बच्चे अगवा करते थे। तुम लोग सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो, पुलिस को गुमराह कर रहे हो। अरे नहीं साहब, मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया। सब उल्टा मैं नितिन को वापस लेके आया था नासिक से। मतलब? वो क्या है ना साहब, 3-4 महीने में रंजना को उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। जब से रुक्मिणी आई उसको मेले में छोड़ के आई थी ना, तब से रंजना बोल रही थी मेरे को बच्चा वापस चाहिए, वापस चाहिए। तो मैं गया था साहब नासिक में, वहाँ के पुलिस स्टेशन में बच्चे के लापता होने की मैंने ही कंप्लेंट लिखाई थी। अरे एड़े हो गए तुम लोग। चोरी के बच्चे का पुलिस कंप्लेंट किया? अरे चोरी के बच्चे की माँ बनने को किसने कहा था? तू एक दिन हमारा धंधा बंद कर देगी। हाय हाय, मुझे कुछ नहीं सुनने का है, मुझे मेरा नितिन चाहिए बस। ये अचानक रंजना को बच्चे पे इतना प्यार क्यों आया? वो क्या है ना साहब, 4 महीने का बच्चा गिर गया था रंजना का। तब से वो बहुत दुखी थी, कभी गुस्से में, कभी नाराज है, कुछ समझ में नहीं आता था। और उसी टाइम पे नितिन को उठा के लाए थे, तो उसका नितिन से बहुत लगाव हो गया था। और मैंने भी नासिक के पुलिस में नितिन की फ़ोटो दी थी, तो उन्होंने भी उसको ढूंढ लिया। वो होता ना, एनजीओ वाली किसी औरत ने उसको देखा था उधर, उसने ले जाके उसको अनाथ आश्रम में दिया। फिर अनाथ आश्रम वालों ने उसको किसी को गोद दे दिया। पुलिस ने मेरे को उनका एड्रेस दिया, तो मैं और रंजना गए थे नासिक में उनके घर। किधर है मेरा नितिन? कौन नितिन? यहाँ कोई नितिन वितिन नहीं रहता। नितिन नहीं रहता? लेकिन कसला आवाज है, कोण आले? नितिन, मेरा बच्चा। अरे कहाँ भाग रही हो? नितिन नितिन नितिन, मेरा बच्चा। कहाँ घुसे चली आ रही हो? ये मेरा बच्चा है, मेरा नितिन नहीं है। एक मिनट, आप क्या शोर मचा रही है? कौन हो आप? और इसे छोड़िए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, आप शोर मत मचाओ। बुलाओ पुलिस को, मैं नहीं बोलूंगी कि तुमने मेरे नितिन को अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ है। हमारे पास लीगली अडॉप्ट किए हुए पेपर्स है इसके, और इसका नाम नितिन नहीं है, इसका नाम कल्पेश है। सब रंजना तो नितिन को छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। वो बहुत तमाशा करी, इतना तमाशा किया ना कि सच में पुलिस आ गई। पुलिस भी हमको वही बोली कि उन लोगों ने कानूनी तौर पे बच्चे को गोद लिया है, तो बच्चा उन्हीं के पास रहेगा। पर रंजना नहीं मानी साहब, हमको वकील करना पड़ा। उस वकील का नाम क्या है? कमल जायसवाल। मैंने कितनी मेहनत की थी उन्हें नितिन की कस्टडी दिलाने में। रंजना ने कहा उसका बड़ा बेटा केदार और नितिन जुड़वा है। सूरज ने भी यही कहा। रंजना की स्टेटमेंट में मैंने डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया, जिसने रंजना की डिलीवरी करवाई थी। पर कोर्ट में आकर डॉक्टर ने यह कहा कि रंजना को जुड़वा बच्चे हुए ही नहीं, उसने सिर्फ केदार को जन्म दिया था। इसलिए कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। बहुत बेवकूफ बनाया सर उन्होंने मुझे। हैरानी की बात है, एक औरत जिसने इतने सारे बच्चों का खून कर दिया, वो एक पराये बच्चे के लिए कोर्ट तक चली गई। इसी को क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं। आप सच बोल रहे हैं सर, क्योंकि दूसरे बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारने वाली औरतें जब कभी अपने बच्चों के पास होती हैं तो ऐसे दिखाती हैं कि दुनिया में इनसे अच्छी माँ कोई है ही नहीं। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि इन लोगों के खिलाफ हम कितने मर्डर प्रूव करेंगे, क्योंकि लास्ट तक कंफर्म झूठ बोलने वाले हैं। सर सच तो यहाँ कोई बोलते ही नहीं है, बुलवाना पड़ता है। और सर ये लोग भी सच बोलेंगे। इतना आसान नहीं है, देखते हैं। 6 साल का पीरियड है जिसमें इन लोगों ने कई बच्चों के मर्डर और किडनैपिंग किए, वो भी एक शहर से नहीं, अलग अलग शहर से।
ये केस पुलिस के लिए वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बच्चे महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, कल्याण और थाने तक से गायब किए गए थे। इस केस को कोर्ट में मजबूती से पेश करने के लिए पुलिस को बच्चों के शव, कत्ल के हथियार और गवाहों की जरूरत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम संदिग्धों के मौका वारदात पर होने को भी साबित करना था। अगवा और कत्ल किए गए बच्चों की संख्या लगभग 40 थी, जिसमें से पुलिस अब तक सिर्फ 2 का पता लगा पाई थी। और यह अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल था कि और कितने मासूम बच्चे इनका शिकार बने, इनकी चपेट में आए। और 4 थे सर। 1993 के मार्च से मई तक रुक्मिणी ने और 4 बच्चों को उठाया था। उसमें से एक पूना का सागर भी था। सपना ने सुगंधा को कल्याण से उठाया था। रुक्मिणी और रंजना ने गणेश और मीरा को मुंबई से उठाया था। सुनिए ना, थोड़ा पैसा दीजिए। उसी दिन रुक्मिणी ने मुंबई विटी से मीना को उठाया था। इन सब बच्चों को लेके हम लोग मेरी गाड़ी से पुणे आए। तुम लोग बच्चों को कहीं से भी उठाते थे, तो तुमको उनके नाम कैसे पता होते थे? ये उनके असली नाम नहीं थे साहब। इन बच्चों को कुछ 9 महीने तक इस्तेमाल किया साहब। उसके बाद बंटी को घाव लग गया और उसकी जख्म कुछ दिनों में सड़ गई। इधर मीना भी बीमारी चल रही थी। तुम इधर ही रुक जाओ, कोई देखेगा ना तो सीटी बजाना। हम 5 मिनट में काम करके आते हैं। हाँ? बहुत एक्सपर्ट हो गए तुम लोग, 5 मिनट में काम निपटा दिया। अरे बच्चों को मारना मुर्गी को मारने से आसान है। अब ये इन बच्चों को ठिकाने किधर लगाने का? चल 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 चल, आजा बताती मैं। फेंक क्या? एग्जैक्ट जगह बता, दोनों को कहाँ फेंका था? वो खंडाला गांव के पास एक तालाब है, उसमें। कामले सर, खंडाला पुलिस स्टेशन से पता करो कि ये केस कौन हैंडल कर रहा था। ओके सर। सर, ये खंडाला गांव पुलिस स्टेशन से पीएसआई जोशी हैं। सर, वो केस इन्हीं के पास था। सर, गौतम शिटोले नाम का एक आदमी तालाब में मच्छी पकड़ने गया था। उसे ये बैग मिला था सर। उसने देखा कि बैग में बच्चे की लाश है, तो फौरन हमें फ़ोन किया। हमने वहाँ आसपास जाकर के चेक किया तो बच्चे की डेड बॉडी से भरा हुआ ये दूसरा बैग मिला था हमको वहाँ पर। आपने आसपास के पुलिस स्टेशन में इस उम्र के बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट चेक की थी? यस सर, लेकिन इन्हें पहचानना मुश्किल था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये लाश हमें 10 दिन बाद मिली थी। काफ़ी गल चुकी थी और पहचान नहीं होने की वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पाया सर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों बच्चों की मौत गलत दबाने से हुई है। इसका मतलब है जो सूरज अब तक कह रहा है वो सच है। सूरज की मदद से पुलिस 3 बच्चों के कत्ल को साबित करने में कामयाब थी। बयान के मुताबिक 2 और बच्चों को मारकर नदी में फेंक दिया गया था और मीरा और गणेश अब भी उनके साथ थे। पर जल्द ही गणेश का भी एक मामूली सी वजह के कारण कत्ल कर दिया गया और सूरज के बयान के मुताबिक उसकी लाश को खंडाला घाट के जंगलों में फेंक दिया गया था, जो अभी तक बरामद नहीं हो पाई और पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब 4 बच्चों में से सिर्फ मीरा बची थी। क्या किया होगा उन्होंने मीरा के साथ? क्या मीरा जिंदा थी या फिर उन्होंने उसका भी कत्ल कर दिया था? अजीब लोग हैं, बच्चे को ताले में बंद करके गए हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि उसे बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस ने रुक्मणी के घर से तलाशी में चोरी का काफी सामान बरामद किया। सूरज उनके साथ उस वक्त नहीं रह रहा था, इसलिए सिर्फ इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और वो भी
सिर्फ चोरी के जुर्म में। क्योंकि रंजना ने कहा कि मीरा उसकी बेटी है और जब वो बाहर खेलने जा रही थी तो किसी आदमी ने उसे बहुत मारा, जिसके निशान अब भी उसके शरीर पर हैं। और इसीलिए बच्चों को प्रताड़ित करने के जुर्म से वो बच गई और 3 महीने में सजा काटकर बाहर आ गई। बाहर आते ही इन तीनों ने जिस जुर्म को सबसे पहले अंजाम दिया था वो था मीरा का कत्ल। एक और मासूम की बलि दी थी इन्होंने अपने सनकीपन को शांत करने के लिए। सर, सूरज ने मीना की बॉडी को जहां डंप किया था, पूना सतारा हाईवे के पास, सर हम उसे वहां लेकर गए थे। सर वो हाईवे सभी जगह से एक जैसे ही दिखता है। सूरज को प्रॉपर पता नहीं है कि उसने बॉडी को कहां फेंका था। सतारा पुलिस स्टेशन से आपने पता किया, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मीना की बॉडी मिलने का? हाँ सर, सतारा पुलिस के मुताबिक उस साल उन्हें हाईवे के पास कोई भी बॉडी नहीं मिली। मतलब हो सकता है कि मीना की बॉडी को जंगली जानवर खा गए हों या फिर घसीट के जंगल के अंदर ले गए। मतलब मीना भी? चाय देना। कब से चाय नहीं मिली है? सर दुख रहा है मेरा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? तेरे जैसे लोगों को ना चाय क्या पानी भी नहीं मिलना चाहिए, और चिल्लाएगी ना तो जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। जा चुपचाप बैठ जा। हे अगर आई उठना। आई क्या हुआ? उठ नहीं रही है ये। आई 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 उठना, आई उठ, आई उठना, आई आई आई। अरे उठ, अरे कोई है, मेरी आई उठ नहीं रही है। आओ जल्दी आओ। आई आई आई। क्या हुआ मेरी आई को? अरे ये तो मर गई। ये आई। रुक्मणी अपने किए की सजा भुगतने से पहले ही मर चुकी थी। रंजना और सपना को अपनी मां रुक्मणी की मौत का दुख था या नहीं कह नहीं सकते, पर दोनों बहुत शांत हो गई थी। लेकिन अचानक भावना इन्हें छोड़कर न जाने कहां चली गई थी कि इन्होंने अपनी मां की मौत का भी फायदा उठाने की कोशिश की। तुम लोगों ने जो किडनैपिंग और मर्डर किए उसमें से 7 साबित हो चुके हैं। बाकी की किडनैपिंग और मर्डर तक भी हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे भाई। अरे साहब, हमने कोई किडनैपिंग नहीं की है, ना ही किसी को मारा है। साहब ये सारा काम हमारी आई करती थी, वही बच्चों को लाती थी। हम लोग ने तो कुछ नहीं किया है साहब। हाँ साहब वो करती थी और तुम दोनों मौत का तमाशा देखती थी, है ना? हमारे पास सारे सबूत है कि सारे गुनाहों में तुम दोनों बराबर की हिस्सेदार हो। और हाँ, हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जब तक तुम दोनों को फांसी नहीं हो जाती तुम मरने ना पाओ। सर एक मिनट। सर ये रुक्मिणी के सेकंड हस्बैंड थे, ये उनकी बीवी है और मेधा इन्हीं की बेटी थी। साहब मेरी बच्ची को ढूंढ दो साहब। वो औरत तो आपके पास ही है ना, उससे पूछिए ना मेरी बच्ची कहाँ है, कहाँ रखे उसने मेरी बच्ची को, पूछिए ना। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। जैसे कुछ पता लगेगा हम आप लोगों को खबर करेंगे। आप अपने आप को संभालिए। सर क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने मेधा को अभी तक जिंदा रखा होगा? लगता तो नहीं है, पर जब तक सूरज से ये पता नहीं चल जाता कि उन लोगों ने वाकई मेधा के साथ कुछ गलत किया है, तब तक उन्हें बता भी नहीं सकते। 6 साल का पीरियड है कमले, और हम लोग अभी तक 1994 में पहुंचे हैं, जबकि मेधा की किडनैपिंग 1996 में हुई है। यानी कि तब से लेकर अब तक पता नहीं और कितने बच्चों की किडनैपिंग और मर्डर हुआ होगा। ये उंगलियों पे क्या गिन रहे हो? अरे साहब वो बड़े साहब ने बोला था ना मेधा के पहले कितने बच्चे। घिनौने आदमी इतने सारे बच्चों को मार दिया और उंगली पे गिन रहा है। मेधा नहीं, मीना के बाद से बता। मीना के बाद सुरभि थी साहब।
तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? पानी। अरे जा 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 जा, पानी लेके जा, पानी लेके। हाँ, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ हाँ। बेटा, आपकी आजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ 2 हफ्ते बाद ही मार दिया था। क्यों? सुरभि को इस्तेमाल नहीं किया चोरी के लिए? कैसे करते साहब, 24 घंटा रोते रहती थी। रुक्मिनी मेरे को बोली भी थी उसको संभाल कर। मैं उसको साइकिल पे घुमाता था, बिस्किट खिलाता था, कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये 1 मिनट चुप नहीं बैठती थी। तो एक रात को ये आई इसको चुप कराना यार, सोना है। क्या करूं इस लड़के का? मासूम बच्चों को मारने की बात ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मजे लेके सुना रहा। काम जानता हूँ सरकारी गवाह है ना, कानून से हाथ लगाना मना है। बता, सुरभि की बॉडी कहाँ फेंकी? कमले साहब, बच्ची की डेड बॉडी हमें इस जगह पर मिली थी और इस जगह के मालिक ने ही पहले डेड बॉडी को देखा था। उसी ने हमें इन्फॉर्म किया। इस उम्र के किसी बच्ची की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं थी हमारे पास, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमने उसका दाह संस्कार कर दिया था। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? उसकी मौत की वजह क्या थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर में 2 फ्रैक्चर था और ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हुई थी। आपके पास बच्ची की डेड बॉडी की कोई फोटो है? हाँ है, लेकिन बच्ची का फेस कई दिनों से धूप में पड़े रहने की वजह से चेहरे के खाल पूरी तरह से फट गई थी, जिसकी वजह से पहचानना मुश्किल है। सुरभि के कत्ल के बाद रुक्मिनी ने घर बदलकर और बेहतर घर ले लिया था। घर बदला था लेकिन वहशी मानसिकता नहीं। नए घर में नए तरीके से कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया था और कत्ल करने का तरीका और भी दर्दनाक। मासूम बच्चों का कत्ल करना मानो उनका शौक बनता जा रहा था। यह केस इस कदर घिनौना था कि पुलिस भी आहत दिखाई दे रही थी, लेकिन भावनाओं में न बहकर अपने फर्ज को निभाने की लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि मासूम बच्चों के कत्ल की कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरज ने एक और किडनैपिंग और मर्डर के बारे में बताया, और ये कत्ल पिछले किए गए मर्डर से भी बेरहमी से किया गया। बच्चे का नाम अमर था। अमर? सर, अमर केदार की बर्थडे पार्टी में भी मौजूद था। अमर तब 5 साल का था। 1995 मार्च में इन लोगों ने उसे मुंबई में किसी विट्ठल मंदिर से उठाया था। कामले, एक काम करो, मुंबई जाकर इस केस की फाइल लेकर आओ। ओके सर। 5 साल के बच्चे को अपने माँ बाप का नाम और पता तो याद होना चाहिए। याद था तभी तो उसका मर्डर हुआ। तू मेरे साथ गोटी खेलेगा? ये सब मैं नहीं खेलता, मैं मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। पता है, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था और पापा के पास भी बहुत बड़ी गाड़ी भी है। वो मुझे रोज चॉकलेट देती थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। तुम अपनी आजी आई को बताओ ना, वो मुझे पापा के पास वापस भिजवा दे। अमर ने अपने पड़ोसियों को भी अपने घर परिवार के बारे में बताया था, और जब रुक्मणी को इस बात का पता लगा तो उस बच्चे का इस दुनिया में वो आखिरी दिन था। भगवान ऐसे राक्षसों को पैदा क्यों करता है? एक मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से लोगों ने मारा है ना। इसका मतलब है कि कामड़े को रुक्मिणी के घर में दीवार पे जो खून के धब्बे मिले थे, खून अमर का था। हाँ, और यही कोर्ट में हमारे लिए पुख्ता सबूत का काम करेगा। और मेधा के बारे में उसने कुछ बताया? मेधा का नंबर अभी आया कहाँ है? अभी तो उसके पहले की लिस्ट बहुत बाकी है। What? सरकारी गवाह है तू, सरकारी दामाद नहीं, समझा? जो इधर आराम से सो रहा है। चल बोल, अमर के बाद कौन कौन था और कितने बच्चे थे? सब थोड़ी चाय मिलेगी? चाय आ रही है, जब तक चाय आती है आगे बोल। साहब, अमर के बाद में थाने के एसटी स्टैंड से 1 साल की बच्ची को उठाया था। उसका नाम सोनाली रखा था। बच्ची पहले से ही कमजोर थी साहब, हमेशा बीमारी रहती थी। ये ले इसकी दवाई, खिला दे इसको। कितने की लाई दवाई? 320। क्या?
320 की दवाई? अरे 3 रुपए नहीं कमाई इससे, आते ही बीमार बीमार बीमार, उल्टा 1000 रुपया खर्चा हुआ इसके ऊपर। इसे पालने से क्या फायदा? आई अब तो पालने के लिए पैसा भी नहीं बचे। 2 महीने से हम लोग काम पे नहीं गए, और तो और मैंने अपने बच्चे के लिए एक नया कपड़ा नहीं खरीदा। ऐसे कैसे चलेगा आई? एक काम करते, सूरत चलते, उधर बहुत पैसे वाले लोग हैं, उधर हाथ सफाई कर लेंगे। हो आई? सूरज को बोल गाड़ी तैयार रखने को। मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था सब, तो उसको गैरेज पे डाला था रिपेयरिंग के लिए। तो हम लोग प्राइवेट गाड़ी किए और सूरत चले गए। वो सोनाली बहुत बीमार थी साहब, तो चोरी करने के लिए बच्चे की ज़रूरत तो थी, इसलिए सोनाली को भी साथ में लेके जाना पड़ा। चोरी करते हुए बच्चे रोते नहीं थे? नहीं साहब, काम पे जाने के पहले उसको नींद की दवाई दे देते थे हम लोग, और ये नींद की दवा के कारण सोनाली और भी कमज़ोर हो गई थी। रुक्मिणी आई को लगा कि उसको अभी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक ढाबे पे हम लोग खाने के लिए रुके थे। उधर उसने बोल दिया कि इससे छुटकारा पा लेते हैं। मैं अब ये बीमार बच्चों को पूना नहीं लेके जा सकती। अरे सूरत में हमने 28,000 से ज्यादा कमाया। हाँ, वो तो है। अब दूसरा बच्चा ढूंढने का टाइम है हमारे पास, इसको खत्म कर डालेंगे, पीछा छुड़ाएंगे। हाँ अरे वो तो ठीक है, पर इसको मारेंगे किधर? गाड़ी में। जैसी गाड़ी चलने लगी साहब, मैंने ड्राइवर को बातों में लगा दिया। मैंने पिक्चर की बातें चालू कर दी साहब, वो भी एकदम मज़े से बातें सुनने लगा, बात करने लगा। तो मैंने पीछे की सीट पे बैठी हुई रुक्मिणी आई को इशारा कर दिया। ड्राइवर को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि बच्चा साथ में नहीं है? कैसे पता चलेगा साहब? वो तीनों माँ बेटी इस काम में एकदम चालू है। उसके बाद हम लोग पुणे आ गए सब। फिर कुछ दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर गांव में चला गया सब। गांव चले गए मतलब? बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे? नहीं सर, उन लोगों ने बच्चों को भी यही काम सिखाया। रुक्मिणी को कभी लगा नहीं कि जो कर रही है वो गलत है? उससे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, बजाय इसके कि चोर बनाया। तुमने कभी उसको समझाने की कोशिश नहीं की? उधर सिर्फ रुक्मिणी आई के चलती थी, और वो बोले कि वही करना पड़ता था। ये छोड़, ये बता सोनाली के बाद। सोनाली के बाद तो मैं गांव में चला गया था सर, लेकिन उधर से मैंने फ़ोन किया था, तो रंजना ने बोला था कि उसके बाद उन्होंने और 2 बच्चों को उठाया। लेकिन जब मैं 3 महीने के बाद वापस आया तो मेरे को घर में कोई बच्चा नहीं दिखा सर। सुन, मैं जब गांव में था तब तुम लोगों ने 2 बच्चे उठाए थे। किधर है? जहाँ बाकी सारे बच्चे जाते हैं उधर ही। मालूम है, पहले उनसे खूब काम लिया, फिर तुम्हारा ठिकाने लगाने वाला काम मैंने किया। आई मेरे से ना बहुत खुश हुई। देखना कितनी जाड़ी चेन दी है मेरे को। अच्छा, मजे है तेरे। कौन बोला आपको ये सब साहब? मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, और मैं ऐसा काहे को करेगी साहब? और नहीं मैंने किसी को फेंका है, ये सारा काम मेरी आई करती थी साहब। उसके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। रंजना, ये वो बच्चे हैं जिन्हें तुमने मार दिया। देखो कितने मासूम हैं, इतनी बेरहमी से मार दिया तुमने उन्हें। साहब मैं काहे को किसी को देखेगी? मैंने बोला ना कि मैंने कुछ नहीं किया साहब, और मेरा इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है साहब। तुम्हारे लेने देने का प्रूफ है हमारे पास। अगर तुम ये 2 मर्डर कबूल कर लोगी तो हम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहने देंगे, वरना मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे बच्चों से अलग करना पड़ेगा। उधर ही भेज दो साहब, वो संस्था वाले ना मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उधर ही भेजो साहब। हाँ। रंजना और सपना इतनी शातिर अपराधी थी कि पुलिस की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। उन दोनों में से किसी ने भी उन 2 बच्चों की किडनैपिंग और कत्ल को कबूल नहीं किया जो उस समय किए गए थे जब सूरज गांव में था। 9 बच्चों के कत्ल सामने आ चुके थे, लेकिन अब तक सिर्फ 4 बच्चों के कत्ल के पुख्ता सबूत मिले थे। अपराध की 6 सालों की खोज खबर लेती पुलिस मेधा तक पहुंच गई थी। मेधा उनका आखिरी शिकार थी। क्या मेधा का भी खून कर दिया गया था, या रुक्मिणी ने अपनी सौतेली बेटी को कहीं छिपा दिया था या बेच दिया था? आखिर कहां थी मेधा और क्या हुआ था उसके साथ? मेधा को तो उसी दिन मार दिया था साहब, जिस दिन उसको घर से लेके आए थे। कैसे मारा?
जिस दिन रंजना और सपना उसको धर्मशाला में लेके आई, उसी वक्त हम लोगों ने सामान बांध के वहाँ से निकले थे। जिंदगी में इतने केस देखे लेकिन इंसान का ये रूप नहीं देखा। बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारा है सालों ने। अब क्या करें, सबके सबूत तो नहीं मिल पाएंगे। जितने सबूत इकट्ठे कर सकते उतना करेंगे और जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन औरतों को फांसी की सजा दिलवाना, और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इन पर जरा सी भी दया दिखाने वाला है। इनकी चार्जशीट पड़ी तब मैं खुद डर गया। पहले मेरे घर पे फोन करके मैंने मेरे बेटे की सलामती पूछ ली। इन दोनों बहनों ने जिस क्रूरता से ये कत्ल किए है कि ये दया के पात्र है ही नहीं। जून 1990 से लेकर 1996 तक इन 6 सालों में इन्होंने अपने अपराधों को एक के बाद एक अंजाम दिया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इन 6 सालों में पुलिस सिर्फ 5 बच्चों को ही न्याय दिलवाने की अपील कर पाई। बाकी सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो पाए। चोरी चकारी करने वाली इन औरतों ने कातिल बनकर विभत्स से विभत्स कत्ल करने के उदाहरण को भी पीछे छोड़ दिया। मासूम बच्चों को गला दबाकर दीवार पर, खंबे पर पटक कर, और वो भी तब तक जब तक उनके सर के टुकड़े ना हो जाएं, और पत्थर से उनका सर कुचलकर उन बच्चों की जान ले ली। इनकी दरिंदगी, इनकी क्रूरता के लिए अदालत ने बिना रहम खाए इन्हें फांसी की सजा सुनाई। लेकिन ये मुसीबत जैसी की तैसी बनी रही और मानव अधिकार संगठन इनकी पैरवी के लिए आगे आए। लेकिन जब उन्होंने इनकी चार्जशीट पढ़ी, इनके अपराधों को पढ़ा, तो उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। फांसी की सजा मिलने के बाद रंजना और सपना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी दरख्वास्त को ना मानते हुए इनकी सजा को बिल्कुल वैसे ही रखा और अगस्त 2006 में उनकी इस फांसी की सजा को लागू कर दिया गया, जिसके बाद इन दोनों ने राष्ट्रपति से दरख्वास्त की। इनके अपराध इतने भयानक थे कि राष्ट्रपति ने भी इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया और आज ये दोनों बहनें अलग अलग जेल में अपने आखिरी पल का इंतजार कर रही हैं। आज भी रंजना के बच्चे केदार और मारुति जेल में इनसे मिलने आते हैं। जब भी आपको किसी गलत काम को करने में खुशी मिले तो रुक कर गंभीरता से सोचें, क्योंकि ये आपके अपराधी बनने और जेल की सलाखों का बुलावा है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पापा, क्या बोला डॉक्टर ने? ठीक से कुछ बोलते ही नहीं। 2 दिन से दाखिल करके रखा है और तुम्हारी अम्मा का बुखार है कि उतरने को तैयार ही नहीं। पापा आप फिलहाल खाना खा लो। और सुनिए, नीचे के डब्बे में खिचड़ी है, थोड़ी सी अम्मा के लिए छोड़ दीजिएगा। अम्मा, कैसा लग रहा अम्मा? हमें यहाँ से ले चलो, अच्छा नहीं लगता है यहाँ। हाँ, ले चलेंगे ना अम्मा। आपको पता है आपके लिए आज खिचड़ी बना कर लाए, खाओगी ना? हमको बहुत दुख होता है, हमरे रहते तुमको घर का सब काम, चौका बर्तन सब करना पड़ता है। देखो तुम पाल पोस के हमें कितना बड़ा करती, और हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये हमारा फर्ज है। समझदार हो गया है हमारा बेटा। तेरी शादी में खूब नाचेंगे। कैसी बात कर रही हो अम्मा तुम? अस्पताल में भी। कैसी माता जी आप? डॉक्टर साहब, अम्मा का बदन बहुत तप रहा है। अब एक काम करिए, चलिए इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा।
यहाँ के डॉक्टर फर्जी हैं। इनके चक्कर में पड़ के मैंने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर ये डॉक्टर हमारी बिटिया को नहीं बचा पाए। इलाज के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। सदानंद, तुम जो कुछ कर रहे हो उससे हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हम ये सब करने के लिए तो डॉक्टर बने नहीं थे, ये सब फालतू चक्करों में पड़ने के लिए। गीता, तुम समझ नहीं रही हो। समझ तुम नहीं रहे हो, अपने काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? मैं थक गई हूँ तुम्हें समझा समझा के। रिलैक्स गीता। आपकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, क्या इनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? लेकिन अम्मा को तो बुखार था ना। हाँ, वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम इन्हें बचा नहीं पाए। आई एम वेरी सॉरी। अरे क्या हो गया? सर, इन पेपर पे साइन कर दीजिए। आपकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनना है। कौन सा इंजेक्शन दिया था हमारी अम्मा को? उसी इंजेक्शन से मरी है ना हमारी अम्मा? ऐसा कुछ नहीं है सर, उनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आया था? सर, उनको पहले से हार्ट के हार्ट अटैक आया था? अस्पताल मत करा देंगे आपका। इंजेक्शन देके अपने हमारी अम्मा को मार दिया। बोलते हैं हार्ट अटैक आया था। काहे चिंता करता है? ठीक हो जाएंगे। फिर तेरे लिए लड़की भी तो देखनी है। तेरी शादी में खूब नाचेंगे। अब एक काम करिए, चलिए इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे बेटा, यहाँ क्यों बैठा है? ऊपर बैठ। और खाना वाना खाया कि नहीं? क्या बात है? अम्मा की याद आ रही? बेटा, भगवान जिसको अपने पास बुलाना चाहता है उसको कौन रोक सकता है? भगवान ने बुलाया अम्मा को, वो डॉक्टर भेजा है अम्मा को भगवान के पास। क्या मतलब? पापा, हम सब पता किए प्राइवेट डॉक्टर से। ये जो इंजेक्शन आपकी माँ को दिया गया है जी, अगर इसका डोज ज़्यादा हो जाए तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। पर ये रिपोर्ट से क्लियर नहीं है कि आपकी माँ को कितना डोज दिया गया। डॉक्टर अम्मा को इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया। हम आपसे मना कर रहे थे कि उन कागजों पे दस्तखत मत करिएगा। पापा मत करो बाद में। पापा, इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना है। अम्मा ने, अगर आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज वो डॉक्टर जेल के अंदर होता। वो जेल में होता तो तुम्हारी अम्मा वापस आ जाती का? देखो बेटा, हम गरीब लोग, उन लोगों से आफत मोल लेके क्या करते? जीना मुश्किल कर देते हमारा। तुम ये सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या पढ़ाई पे ध्यान दे पापा? वो हमारी अम्मा को छीन लिया और आप कह रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या करोगे तुम? हाँ, हमको नहीं पता पापा हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। क्या बोल रहे हो? सुनो बेटा, यहाँ के डॉक्टर फर्जी हैं। इनके चक्कर में पड़ के मैंने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर ये डॉक्टर मेरी बेटी को नहीं बचा पाए। इलाज के नाम पर यहाँ गोरख धंधा चल रहा है।
जब अमरीश ने डॉक्टर विनोद गिरी के कुछ पेशेंट्स और पेशेंट्स के संबंधियों से डॉक्टर गिरी से जुड़ी जानकारियां निकालनी शुरू की तो सामने आया कि डॉक्टर विनोद गिरी के पास डिग्री तो थी पर उसकी काबिलियत पर कईयों को संदेह था। और जल्द ही डॉक्टर गिरी समेत हॉस्पिटल स्टाफ को महसूस होने लगा कि अमरीश उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला है। All right. So this is the cross section of a human eye. Okay, first things first. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि देखने के प्रोसेस में कॉर्निया और प्यूपिल ये दोनों अलग अलग किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं? Raise your hands. बाकी लोग? डॉक्टर संजीव? यस सर। आपने इस साल का पीएमटी एग्जाम टॉप किया है ना? यस सर। और आपको इस सिंपल से सवाल का जवाब नहीं पता है? सर वो अमरीश, ये क्या हो गया बेटा? कुछ लोगों को बेहोशी की हालत में पड़ा मिला ये। आराम से आराम से। बहुत मारा इसको। क्या? किसने मारा डॉक्टर साहब? ये तो उन्हें भी नहीं पता था, बस इसे भर्ती कराकर चले गए। मरहम पट्टी कर दिया है, लेकिन पेन खत्म करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा इसे। पापा पापा ये इंजेक्शन नहीं, पापा इंजेक्शन नहीं, हमें घर ले चलो पापा। रहने दीजिए डॉक्टर साहब। आपको हमारे इलाज पे भरोसा नहीं है? अरे ऐसा क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक ही अस्पताल है इस इलाके में, अगर इमरजेंसी में कुछ हो गया तो कहाँ लेके जाएंगे आप इसे? नहीं नहीं, हल्दी दूध से ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। चल 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 बेटा, जाओ घर में हल्दी दूध पियो। हाँ चल चल चल। अमरीश की आवाज को दबाने के लिए उसका और उसके पिता का हनन होना शुरू हो गया था। डॉक्टर गिरी जैसे लोग अपनी झूठी साख को बचाने के लिए अमरीश और उसके पिता जैसे लोगों के मन में अपने डर का खौफ पैदा कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर सदानंद की इस सब में क्या भूमिका थी? सर देयर इज समथिंग नॉट राइट हियर। ये स्टूडेंट्स पीएमटी का एग्जाम क्लियर करके आए और उनको बेसिक चीज़ें तक नहीं आती हैं, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉपर हैं। मुझे तो इनके रिजल्ट्स पे डाउट है। तुम हर किसी पे डाउट करते रहते हो। इट हैज़ बिकम योर नेचर नाउ। सर मैं अभी अभी क्लास में था। मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। सदानंद तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो। स्टूडेंट्स की ऐसी क्लास लेते हो कि उनकी तो बोलती बंद हो जाती है। उनकी बोलती इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। आई नो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तेरी ये घिसी पिटी स्टोरी फिर स्टार्ट हो गई। तू घर जा, भाभी वेट कर रही होगी। सी यू टुमारो। बाय बाय, सी यू। त्यागी इतनी डिमांडिंग में कैसे हो गया? लगता है ज्यादा पर निकल आए हैं उसके। यही तो मैं कहता आया हूँ। कोचिंग क्लासेस के ब्रिलियंट लड़कों को पकड़ते हैं, ढूंढते हैं उन्हें, और उन्हें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अच्छा आइडिया है। इससे दाम भी कम देने पड़ेंगे और त्यागी जैसे टॉपर्स के दाम भी घटे। यही तो। सदानंद तुम? वो पानी पीने आया था, तुम्हारी आवाज़ सुनाई थी। तो कौन है ये लोग? मेरे गांव के स्टूडेंट है ना, वो सचदेवा मेडिकल कॉलेज मेरे गांव में। मिलने आए सब लोग मुझसे। अच्छा हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ भाभी भी इंतजार कर रही होगी ना, मैं भी आता हूँ मिलने।
हाँ किशोर बोल। नागर भाई, ये सदानंद आजकल कुछ ज्यादा ही जासूसी कर रहा है। तुम हर किसी पे डाउट करते रहते हो। इट हैज बिकम योर नेचर नाउ। सदानंद, तुम? क्या बात है, सब ठीक है ना? कहाँ जा रहे हो? वो पापा जी। चलो बैठो बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, चलो। चोट लगा है यार। अरे देख के भाई। गलत करना तो बुरा होता ही है, लेकिन गलत होता देखकर उसे रोकने की कोशिश ना करना भी सही नहीं होता। लेकिन अक्सर हमें ऐसी मजबूरियां घेर लेती हैं कि हम गलत होता देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। सर बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें आप अपना 10 मिनट भी हमें समय दे देंगे तो हम सब लाभान्वित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इनका समय नोट कीजिए, जिस तारीख को बोल रहे हैं नोट के ना, बाकी आप चिंता ना करें। बड़ा चलिए अब इजाज़त दीजिए हमें। हाँ जी, अच्छा जी, नमस्कार। आइए सर, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। सर वो कॉलेज के एक्सटेंशन की फाइल है। अकेले क्यों बैठे हो सदानंद? यार मैं तो सबके साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन लगता है लोगों को मेरी कंपनी पसंद नहीं आती। सदानंद तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी बिल्कुल वैसी बातें करते हो जैसी कॉलेज टाइम में किया करते थे। लेकिन तुम और डॉक्टर नागर काफ़ी बदल गए नहीं? समय के साथ सब बदल जाते हैं। आई सजेस्ट अपने पुराने ग्रुप में वापस आ जाओ, इस तरह उदास नहीं रहोगे। Forget your past and think about your future. यार किशोर, पास्ट ना मैं बदल सकता हूँ और ना भूल सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर ज़रूर बदलेगा। चल किशोर, आई हैव टू लीव। हाँ नागर, मैं भी आता हूँ। चल। ओके सदानंद। ओके सदानंद, बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। जी। अरे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं पार्किंग करूँगा ना। चिंता मत कीजिए। हाँ, एक मिनट रुक जरा, मैं आता हूँ वॉशरूम से। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ हाँ आ जाऊँगा ना। चल बाय। अरे किशोर, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। हाँ आइए ना। मेरा ब्रीफकेस? ब्रीफकेस? अरे यहीं पे तो रखा था। यहाँ कैसे? ये क्या देख रहे हैं? गीता, ये सारंग त्यागी है, 2008 का टॉपर। और ये देखो, इसका इस फॉर्म में उमेश अग्रवाल नाम लिखा हुआ है। कौन सारंग और उमेश? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गीता, ये फॉर्म मुझे डॉक्टर नागर के ब्रीफकेस में मिला।
आई एम श्योर कि उस दिन किशोर इसी त्यागी की बात कर रहा था। इससे दाम भी कम देने पड़ेंगे और त्यागी जैसे टॉपर्स के दाम भी घटे। ये किशोर और नागर मिलकर धांधली कर रहे हैं यार। पीएमटी के टॉपर स्टूडेंट्स को पैसा देकर दूसरे स्टूडेंट्स का एग्जाम दिलवाते हैं। और ये देखो, अगले पीएमटी का एग्जाम पेपर तुम्हें याद है जब मैंने पीजी का एग्जाम दिया था, उस वक्त भी एग्जाम पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से ये किशोर और नागर मुझसे बेहतर रैंक लेकर आए थे। अरे ये लोग तो कॉलेज में क्लासेस में आते भी नहीं थे, इंटरनल एग्जाम्स में हमेशा इनका परफॉर्मेंस पुअर रहता था, उसके बावजूद मुझसे आगे निकल गए, हेरा फेरी करके डॉक्टर्स बने। चलो यार, मैं ये सब बातें एक बार भूल भी जाऊं, लेकिन गीता अब तो ये सब मिलकर पूरे के पूरे मेडिकल बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं। मेडिकल है यार, लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई हैं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, इनके अगेंस्ट में PIL फाइल करूंगा। देखो सदानंद, नागर तुम? वो नमस्ते भाभी जी, कैसा है, सब ठीक चल रहा है? बस बस भाई साहब अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? मैं कॉफी बनाती हूँ। हाँ हाँ, और भाभी जी अरे वो कॉफी थोड़ा शक्कर कम डालिएगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? देख सदानंद, तू मेरा दोस्त है, इसलिए घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे कहता हूँ। तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, उसकी पूरी खबर है मुझे। अच्छा, मतलब मान रहे हो तुम ये सब? सही है नागर, तुम खुद तो एक अच्छे डॉक्टर बन नहीं पाए और अब दूसरों की जिंदगी की फिक्र छोड़ो, अपने बारे में सोचो। मुझे पता है कि तू मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन अगर तेरे ये हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे ना, तो सारी यारी दोस्ती एक किनारे कर दूंगा। और हाँ, सॉरी, भाभी जी को बोल देना, उनकी कॉफी नहीं पी पाऊंगा ना। टेक केयर। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसी जनहित याचिका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के तहत देश के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर वो देश के किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ियां पाता है तो वो अदालत में जाकर उस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। लेकिन सवाल यह था कि डॉक्टर नागर की इनडायरेक्ट धमकियों के बाद क्या डॉक्टर सदानंद अपने PIL फाइल करने के फैसले पर कायम रह पाएंगे? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। तुम कहाँ रह गई थी यार? इतना लेट कैसे हो गया? रिलैक्स यार, आज पेशेंट्स थोड़े ज्यादा थे और मेरा फोन भी साइलेंट था। वैसे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे तुम फोन नहीं उठाओगी तो टेंशन नहीं होगा क्या? लेकिन तुम ओह, अब मैं समझी कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने PIL दाखिल कर दी ना? सदानंद, ये प्रूफ काफ़ी है PIL डालने के लिए और शायद कोर्ट तुम्हारा PIL एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन क्या तुम जानते हो ये केस तुम पूरे मेडिकल सिस्टम के खिलाफ फाइल कर रहे हो? गीता, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। डॉक्टर सदानंद ने अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला ले लिया। उन्होंने कोर्ट में PIL फाइल कर दी थी, लेकिन अभी उन्हें कई और इम्तिहानों से गुजरना था। प्रणाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी, आप कौन? मैं आपका शुभचिंतक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना था। हाँ, अगर किसी को मारना हो तो कौन सा इंजेक्शन घुसाते हैं? जी? अरे डॉक्टर साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको थोड़ी ना घुसाएंगे, आप तो दोस्त हैं। ठीक है, टेक केयर। अमरीश अब एक कूटनीति के तहत उस हॉस्पिटल से जुड़े कुछ मेडिकल स्टूडेंट से दोस्ती बढ़ा रहा था जिस हॉस्पिटल में उसकी मां की मृत्यु हुई थी। अमरीश के साथ क्या होने वाला था इसका एहसास उसे भी नहीं था। वहीं डॉक्टर सदानंद की PIL कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और एडमिशन और रिक्रूटमेंट बोर्ड में हो रही धांधलियों की जांच करने के लिए कोर्ट द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई डॉक्टर अस्थाना को सौंपी गई और पुलिस इंस्पेक्टर गौतम को इस बोर्ड का पुलिस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था।
और फिलहाल उन एविडेंसेस के तहत जांच की जा रही थी जो डॉक्टर सदानंद ने कोर्ट में पेश किए थे। तो ये सारंग त्यागी 2008 के पीएमटी एग्जाम्स का टॉपर था और इसका फोटो उमेश अग्रवाल नाम के स्टूडेंट 2009 के फॉर्म पे लगा है, लेकिन 2009 के एग्जाम्स तो हो चुके हैं। हाउ वी विल नो कि उमेश के एग्जाम त्यागी नहीं दिए थे? सर ये किसी एक उमेश अग्रवाल या सारंग त्यागी की बात नहीं है सर। मेरे खुद के कॉलेज में मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो सिर्फ नाम के टॉपर हैं, उनको मेडिसिन का एम तक नहीं आता है। सर मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं, वो इंटरनल एग्जाम्स में बार बार फेल होते रहते हैं। सर पीएमटी एग्ज़ाम में इनको टॉप कराने में सिर्फ डॉक्टर जगदीश नागर या फिर डॉक्टर किशोर का हाथ नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सर इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तुम्हें जितने भी स्टूडेंट्स पे शक है उन सब की एक लिस्ट बनाओ, हम उन्हें सर्विलेंस पे रखेंगे। और रही बात डॉक्टर नागर, किशोर और त्यागी की, उनसे हम पूछताछ करते हैं। यार तुम तो बहुत बड़े पढ़ाकू निकले, सीधा पीएमटी का एग्जाम क्लियर कर दिया है, मेडिकल स्टूडेंट बन गए। इंटर में कितने परसेंट आए थे तुम्हारे? तुमको मालूम है 60% भी नहीं आया था, लेकिन पीएमटी क्लियर कर लिया एकदम, वो भी बढ़िया वाला रैंक से यार। अच्छा क्या समझा जाए इसका मतलब? फिर सीधा सरस्वती माता का व्रत रख रहे थे क्या तुम? सारा ज्ञान का भंडार तुम्हें दे दे। आज तक जिंदगी में अगरबत्ती नहीं जलाए। अच्छा, और व्रत तो बहुत दूर की बात है यार, बस अपने सक्सेस का राज तो एकदम फिल्मी स्टाइल टाइप का है कुछ। कैसा है तुम्हारा फिल्मी स्टाइल? अरे जब पीएमटी का एग्जाम चल रहा था ना, तो मस्त सिनेमा हॉल में बैठ के सिनेमा देख रहे थे और खा रहे थे पॉपकॉर्न। मतलब पीएमटी का एग्जाम चल रहा था और तुम बैठे सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे थे और ऐसे ही पास कर लिया पीएमटी? अरे जादू है बाबू, जादू। अच्छा तो यार गुरु, तुम्हारा जादू तो चल गया, थोड़ा हमारा जादू भी चलवाओ। मतलब ये कि अभी हमने इंटर पास किया है तो सोच रहे थे बीएससी ना करें, सीधा पीएमटी से ही शुरुआत करें, पीएमटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। हम भी दरअसल डॉक्टर बनना चाहते हैं तुम्हारी तरह। बनवा दूँ? बनवा तो सकते हैं, लेकिन बहुत खर्चा करना पड़ेगा। कितना होगा? करप्ट सिर्फ सिस्टम ही नहीं बल्कि उसको करप्ट बनाने वाले ऐसे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता भी उतने ही दोषी हैं जो अपने बच्चों से रिश्वत देकर एग्जाम्स क्लियर करवा रहे थे। और कई स्टूडेंट्स का भविष्य भी ताक पर था जो आने वाले समय में पहली बार मेडिकल एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे। पापा कॉलेज में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, पीएमटी रहने दो, मैं एक काम करती हूँ, नॉर्मल बीएससी कर लेती हूँ। तुम्हें मेडिकल में जाना है ना, पीएमटी की तैयारी करो, बीएससी करके क्या मिलेगा? पापा पीएमटी करना इतना इजी नहीं है। अरे तो मुश्किल क्या है भाई? अपने पड़ोस वाले शर्मा जी, उनके बेटे ने पिछले साल 12वीं में तुमसे कम नंबर लाए थे, फिर भी उसने पीएमटी क्लियर किया कि नहीं? आपको पता नहीं है, आजकल ये पीएमटी एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर नहीं होते। शर्मा अंकल ने 25 लाख खर्च किए, तब जाके उनका लड़का पीएमटी क्लियर किया। 25 लाख? मैं जानती हूँ कि आप मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती आप पे मेरी वजह से ज़रा भी प्रेशर आए। मैं एक काम करती हूँ, नॉर्मल बीएससी कर लेती हूँ और आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूँगी। बेटा तुम्हें मेडिकल में जाना है, पीएमटी की तैयारी करो, समझे? बाकी आगे क्या करना है वो हम देखेंगे। सर ये सब उस सदानंद की साजिश है, जलता है मुझसे। कॉलेज के दिनों से ही मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, उसकी रैंकिंग मुझसे कम रही है, इस बात का बदला ले रहा है मुझसे, फंसाना चाहता है मुझे। सर डॉक्टर सदानंद की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो काफ़ी टाइम से मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर मैंने खुद अपने एंड से सब कुछ चेक किया है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स ही हुआ है। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन और इंटरनल एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। सर मेरी फ़ोटो कोई भी अपने फॉर्म में लगा सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इसमें भी मेरी गलती है। सर मैं अपना स्टैंड क्लियर कर चुका हूँ, आपको सारे प्रूफ्स भी दिखा चुका हूँ, और सर वो लोग एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ तो सफाई देंगे ही ना। लेकिन सच क्या है वो ना आप ऐसे बोलकर साबित कर पाएंगे, ना वो कुछ उगलेंगे। सर डॉक्टर किशोर, उनके थ्रू हम शायद उनकी रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर किशोर उनके लिए काम करते हैं, तो हमारा काम क्यों करेंगे? सर त्यागी के बारे में भी डॉक्टर किशोर से ही पता चला था मुझे। एक दिन मैंने उनको कुछ लोगों से बात करते हुए सुना था कि ये लोग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स ढूंढते हैं और वीक स्टूडेंट्स की जगह पे उनसे एग्ज़ाम दिलाते हैं। कोचिंग क्लासेस के ब्रिलियंट लड़कों को पकड़ते हैं,
ढूंढते हैं उन्हें, और उन्हें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अच्छा आइडिया है, इससे दाम भी कम देने पड़ेंगे और त्यागी जैसे टॉपर्स के दाम भी घटे। एग्जामिनेशन हॉल के आईडी में फ़ोटो तो उन ब्राइट स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन नाम और रोल नंबर उन स्टूडेंट्स का होता है जो ये सीट पैसा दे के खरीदते हैं। दिस इशू इज़ वेरी सीरियस, लेकिन इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये सब कैसे पता लगाया जा सकता है? अगर हम पुलिस की मदद से उन कोचिंग सेंटर्स में जाने की कोशिश करें तो। डॉक्टर राकेश दुआ, पहुंची हुई चीज़ें हैं, ये वही है ना जब तुम सिनेमा हॉल में बैठे फिल्म देख रहे हो, तुम्हारा पीएमटी एग्जाम पास करा। आहिस्ता बोल, इन्होंने मेरा ही नहीं बल्कि बहुत लोगों का पीएमटी यूं क्लियर करवा दिया है। अच्छा। और तेरे तो मैंने डिस्काउंट के लिए भी बात किया है। मैं बात करके आता हूँ। अरे तू रुकना, मैं बात करके आता हूँ। डॉक्टर जी कैसे हैं? आई एम गुड करण, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ सर। आपकी मछली ले आया हूँ, बाहर खड़ा है। भेजो उसे। सर मेरा 5% कंफर्म है ना? करण एक बात को कितनी बार बोलना पड़ेगा? ठीक। इस बार पीएमटी एग्जाम के एडमिशन की फीस, एक सीट का बजट 40 लाख। 40 लाख रुपए? डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। देखो अमरीश, बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, ऊपर से मेडिकल बोर्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तुम करण के दोस्त तो इसलिए मैं तुम्हारा काम 39 लाख में करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ उससे 1 रुपया भी कम नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो सोच रहे थे अगर ये काम 10-15 लाख रुपए में हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे तो हमारे देने के लिए है नहीं। अगर आप कहते हैं तो हम अगले साल 39 लाख रुपए लेकर आ जाएंगे, आप तब सेटिंग हमारी कुछ करा दीजिएगा। ठीक है अमरीश, तुम कुछ एडवांस जमा करवा दो और अगले साल के लिए अपना नाम लिखवा दो। हाँ अब तू टेंशन मत ले, अब वो सब ना हम तुमको बता देंगे। तुम चलो, तेरा सीट कंफर्म हो गया, आ जाओ। डॉक्टर सदानंद के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर अब सभी सस्पेक्ट्स पर नजर रखवाई जा रही थी और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी पता लगाया जा रहा था जहां के स्टूडेंट्स इस फर्जीवाड़े में शामिल हो रहे थे। अच्छे से एग्जाम देना, सारी टेंशन भूल के। हाँ, हमें विश्वास है बेटा कि हमारी बिटिया का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में जरूर होगा। अरे नरेश जी कैसे? बस बढ़िया। काउंसलिंग हो गई? काउंसलिंग भी हो गई और गवर्नमेंट कोटे वाली सीट भी लॉक हो गई। अमरीश ये पीएमटी का टॉपर है पिछले साल के, और इस साल भी पीएमटी इन्होंने क्रैक कर दी और एक काउंसलिंग भी करवा ली इन्होंने, सीट लॉक। सर आपने तो जब पिछले साल भी टॉप किया होगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिला होगा, तो आपने फिर से एग्ज़ाम क्यों दिया? मैं यहाँ दूसरी बार एग्ज़ाम देके एडमिशन लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट कोटे वाली सीट बुक कराने आया हूँ। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार ये सब ड्रामा है, मैं सिर्फ इनरोल कराने आया हूँ। ऐसा क्यों? लेकिन देख भाई, प्राइवेट कॉलेज की कुछ सीट गवर्नमेंट कोटे में रिजर्व होती हैं। हाँ। और जो स्टूडेंट पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट की कुछ सीटें प्राइवेट कॉलेज में भी बुकड होती हैं और जो कि मेरिट बेसिस के हिसाब से मिलती हैं, जैसे मेरी एक बुक हो गई है। तो अभी वो सीट मैं तब तक पकड़ के रखूँगा जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, और काउंसलिंग होने के बाद वो सीट मैं छोड़ दूँगा और उसका मुझे मिलेगा पैसा। पैसे किस बात के? वो सीट पहले किसकी थी? गवर्नमेंट कोटे की। अभी मेरे छोड़ने के बाद किस कोटे में आ गई? अब कॉलेज के कोटे में। कॉलेज वाले उसे अपने मैनेजमेंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और वही सीट 40 से 50 लाख में बेच देंगे। उसमें उनका भी फ़ायदा है और मेरा भी। तो इसमें नरेश भाई मतलब जैसे पूरा मेडिकल सिस्टम इन्वॉल्व रहता है? सबके सब मिले रहते हैं, सबको शेयरिंग मिलता है। रेडियोलॉजी की सीट 1 करोड़ तक बिकती है भाई। पर तुम ना टेंशन मत लो, तुम्हारा नाम 38 लाख तक हो जाएगा। तुम जाओ और जल्दी से ना पैसे का इंतजाम करो अगले साल तक। अमरीश अपनी सूझबूझ से जो पता लगाने की कोशिश कर रहा था वो पूरे मेडिकल सिस्टम की पोल खोल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 2009 में मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद साल 2010 में कई जगहों पर ये फर्जी एग्जाम्स हो रहे थे। इस बार अमरीश ने डॉक्टर सदानंद की सलाह पर साल 2010 में अपने एरिया से एक फ्रेश PIL फाइल की और जल्द ही उसकी PIL भी एक्सेप्ट कर ली गई और अदालत ने दिगवाना पुलिस को अमरीश द्वारा लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस बार पीएमटी एग्जाम के एडमिशन की फीस, एक सीट का बजट 40 लाख। सबके सब मिले रहते हैं, सबको शेयरिंग मिलता है। माना कि इन रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट ने ऑथेंटिक माना है, लेकिन अगर तुमने वीडियो बनाई होती
तो उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनता। सर मैंने वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी, हिडन कैमरे का इंतजाम नहीं हो पाया बस हमसे सर। ठीक है, तुमने जिन जिन के नाम पॉइंट किए हैं हम उन पर निगरानी रखते हैं। सर हमारी आपसे एक दरखास्त है सर ये करण, डॉक्टर दुआ, डॉक्टर नरेश, सर इनको मत छोड़िएगा। और इनकी तरह एक फ्रॉडिया और है सर, डॉक्टर विनोद गिरी। सर आज उसी की वजह से हमारी अम्मा की जान गई है सर। मुझे ऐसा लगता है कि कमलेश के जरिए ही ब्राइट कोचिंग के स्टूडेंट्स को फेक आईडीज पर एग्जाम दिलवाए जाते रहे हैं। ये सब हमारी निगरानी में है। सर डॉक्टर सदानंद की हेल्प से हमने 117 सस्पेक्ट्स को नैरो डाउन किया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स पे हमें डाउट है। शायद इन स्टूडेंट्स ने किसी किशोर और कमलेश जैसे लोगों को पैसा देकर एग्ज़ाम क्लियर करवाया। और ये इनमें से 12 टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2009 में भी एग्ज़ाम दिए और 2010 में भी, ये क्लियर है। और ये वो 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट से यहाँ कर एग्ज़ाम दिए। शायद ही वहाँ के टॉपर्स हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए फर्जी आईडी पे एग्ज़ाम दिया। हम इस सब की जांच करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले हमें जुलाई एग्ज़ाम्स का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर से हम ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को रंगे हाथों पकड़ सकें। खाना लगा दूं क्या? ये लाइट कैसे चली गई? साल 2011 के एग्जाम के दौरान पीआई गौतम की अगुवाई में कई ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया जो फर्जी तरीके से एग्जाम दे रहे थे और इनमें से एक विनय कुशवाहा भी था। सर मैं लालच में आ गया था, गलती हो गई सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा सर। अगर तुझे अपने करियर की इतनी चिंता होती तो ये सब करता ही नहीं। मैं भटक गया था सर, मुझे पैसों की जरूरत थी और कमलेश ने मुझे 2 लाख रुपए का ऑफर दिया था सर, मैं खुद को रोक नहीं पाया। विनय समेत बाकी सभी के बयानों में कमलेश का नाम सामने आया जो इस फर्जी वाड़े का ब्रोकर मिडिलमैन था। और कमलेश ने बयान दिया कि वो ये सब कुछ डॉक्टर किशोर के कहने पर कर रहा था और जल्द ही किशोर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और किशोर के बयान से सामने आया कि इस फर्जी वाड़े को कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं ऐसे स्टूडेंट ढूंढता था जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। फिर कमलेश दूसरे राज्यों की कोचिंग क्लासेस से ब्राइट स्टूडेंट लेकर आता था ताकि वो वीक स्टूडेंट की जगह एग्ज़ाम दे सके। और ये सब के लिए हम पर सीट 20 से 25 लाख रुपए चार्ज किया करते थे। कब से चल रहा है सब? जी कई सालों से। सबसे पहले हम स्कोरर को ढूंढते थे क्योंकि कमज़ोर स्टूडेंट तो अपने आप ही ब्रोकर के ज़रिए हमारे पास आ जाता था। फिर हम उसके लिए एक फॉर्म भरते थे और फॉर्म के ऊपर फ़ोटो हम टॉपर की लगा देते थे और एग्ज़ाम हो जाने के बाद वापस उसकी फ़ोटो कमज़ोर स्टूडेंट के साथ बदल देते थे। और ये सब करने के लिए हमारी सेटिंग एग्ज़ाम सेंटर के अंदर कुछ ऑफिसर्स के साथ भी थी। किशोर ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा तो किया, लेकिन इस सब में डॉक्टर नागर की भूमिका से इनकार कर उन्हें बचाने की कोशिश की। वहीं मेडिकल बोर्ड ने 117 सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स की डिग्री को खारिज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया। कईयों को जेल भी हुई और जिनके खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिले उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। इस केस में ये 117 का आंकड़ा आगे चलकर 2500 से भी ज्यादा होने वाला था। पापा, मैंने पीएमटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और मुझे दिगवारा का सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है। भाई वाह भाई, हमारी बेटी ने हमारा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। अरे अब इसे डॉक्टर कह सकते हैं भाई हम। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि साल 2011 के बाद भी ये फर्जीवाड़ा रुकने वाला नहीं था। अपने पास 157 इंजन है, कम से कम 300 बोगी का इंतजाम करो, समझ गए? ये इंजन और बोगी ऐसे कोड वर्ड थे जो आने वाले समय में इस केस को और भी सनसनीखेज बनाने वाले थे। वहीं अमरीश आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन 117 मेडिकल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की आंसर शीट और उनसे जुड़ी जानकारियों का अध्ययन कर रहा था जो मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्ट लिस्ट में थे। और साल 2012 के रिजल्ट के बाद डॉक्टर सदानंद को फिर ऐसे हिंट मिले जिससे यह साफ था कि एग्जाम्स का यह फर्जीवाड़ा अब तक चल रहा था। डॉक्टर सदानंद आरटीआई के तहत ऐसे कई स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स और उनके बैकग्राउंड की जांच कर रहे थे जिनके रिजल्ट्स हेलो, तुम फौरन बॉयज हॉस्टल के पास पहुंच जाओ, वहां तुम्हें ना सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चुपचाप से इसमें लिख कि तूने जो कुछ भी कोर्ट में कहा था ना
वो सब झूठ था। और इसमें ये भी लिख कि तू सुसाइड करना चाहता है। चल लिख। अमरीश पर यह 14वीं बार हमला किया गया था और वहीं डॉक्टर सदानंद को भी रोजाना कई तरह की धमकियां मिल रही थी, लेकिन धमकी देने वालों की पहचान नहीं हो पा रही थी। हमें सस्पेंड करा के बहुत होशियार समझता तू अपने आप को। इस लाइन देख रहा है ना तू, ये भी तेरी जान ले सकता है। अब जिंदगी और मौत तेरे हाथ में, क्या चाहिए सोच ले। अमरीश को इस बात का अंदाजा था कि ये सारे हमले उस पर सिर्फ पीआईएल को वापस लेने के लिए किए जा रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने फैसले पर टिका रहा। वहीं डॉक्टर सदानंद ने 2012 के एग्जाम्स में हुई धांधलियों को लेकर 2013 में एक फ्रेश पीआईएल फाइल की और पुलिस को कई ठोस सबूत भी मुहैया करवाए। सर, ज्ञानेंद्र, अमित, जितेंद्र, सौरभ, नेहा, सर ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस के इंटरनल एग्ज़ाम में हमेशा कम स्कोर लाते हैं। और सर आसपास के ऐसे कई कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से हैं। और सर सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि 2011 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए ये स्टूडेंट्स अपने शहर से 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करके गए थे। पुलिस ने इन सभी लोगों की जांच करना शुरू कर दिया। वहीं अमरीश की अपील पर कोर्ट ने उसकी सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी को मुहैया करवाने का आदेश दिया। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर ये उन 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो इस साल फर्जी आईडी के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे एग्जाम में बैठने वाले हैं। जी, क्या नाम है तेरा? सर रोहित झा। अपने बाप का नाम और प्लेस ऑफ बर्थ बता। सर महेंद्र, कानपुर से सर। तेरे फॉर्म में तो कुछ और ही लिखा हुआ। मेरा नाम रोहित झा नहीं है सर, मेरा नाम अरुण तिवारी है सर। सर मैं तो इस राज्य का हूँ भी नहीं, मैं तो यहाँ स्कोरर बन के आया था सर। तुझे यहाँ बुलाया किसने था? नाम बोल। जगदीश नागर। इन स्टूडेंट्स के बयानों के बाद डॉक्टर नागर का अरेस्ट वारंट निकला, लेकिन डॉक्टर नागर फरार हो चुका था और उसके फोन भी बंद थे। डॉक्टर सदानंद ने डॉक्टर नागर का एक फोन नंबर पुलिस के साथ शेयर किया और पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया और जल्द ही डॉक्टर नागर को मुंबई के एक होटल से अरेस्ट कर लिया गया, जहां से डॉक्टर नागर का फोन और लैपटॉप सीज कर लिया गया। देखिए, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। मेरा इन सब कैंडिडेट से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ज़्यादा होशियार मत बन। हमने किशोर से सब पता कर लिया है। उन 317 कैंडिडेट्स के बारे में जिनके नाम तुम्हारे लैपटॉप से मिले थे, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और कुछ इंजन्स ने तुम्हारा नाम लिया है कि इस सब में तुम शामिल हो। अब ये बताओ कि एडमिशन और रिक्रूटमेंट बोर्ड में वो लोग कौन हैं जो तुम्हें इंजन और बोगी के रोल नंबर अलॉट करते हैं? सर वो जगदीश नागर इंजन स्टूडेंट्स को लाता था, वही उनके फॉर्म भर के मुझे देता था। इंजन के पीछे और आसपास के स्टूडेंट को बोगी कहते। ये नागर को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पैसे देते थे। तुम लोग ये इंजन और बोगी की धांधलियाँ करते कैसे थे? सर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको इंजन कहते हैं। हम ऐसे ब्राइट स्टूडेंट की कोचिंग से स्कोरर सेलेक्ट करते हैं। ये स्कोरर असली कैंडिडेट की जगह बैठकर खुद एग्ज़ाम देते हैं। हम स्कोरर और असली कैंडिडेट की फ़ोटो को सॉफ्टवेयर के ज़रिए मिक्स कर देते हैं, जिससे असली और नकली कैंडिडेट की शक्ल 40 से 60% तक मिलने लगती है। ऐसे में एग्ज़ामिनर को और ग्राउंड ऑफिसर को ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट कौन है। और अगल बगल बैठने वाले बोगी स्टूडेंट इंजन के पेपर से नकल करते हैं। तो मतलब तुम लोग इंजन स्टूडेंट को पैसा देकर फेक आईडी पर एग्ज़ाम दिलवाते और बोगी स्टूडेंट से पैसा कमाते थे, और नागर के कहने पर तुम इंजन और बोगी स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट करते थे? हाँ सर, मैं हर एक अलॉटमेंट के 25,000 रुपये लेता था।
पापा 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 नहीं पापा, अब यहाँ नहीं रहेंगे पापा, ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं रहेंगे। लेट मी डिसाइड माई सर कि ANR स्कैम की रिपोर्टिंग के लिए कौन जाएगा। इस एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट स्कैम की ग्राउंड रिपोर्टिंग की इच्छा रखने वाला निश्चित सिंह क्या अपने बॉस को कन्विंस कर पाएगा? क्या अपने पिता पर हुए हमले के बाद अमरीश अपनी लड़ाई पर विराम लगा देगा? धमकियों और हमलों के बाद अब एक बीहड़ इलाके में ट्रांसफर हो चुके डॉक्टर सदानंद क्या इस केस में पहले की तरह इन्वॉल्व रह पाएंगे? और STF की जांच का क्या होगा, जिसके बाद ये केस CBI को सौंप दिया जाएगा? और इस पूरे केस में CBI की क्या भूमिका रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।